हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो होगी बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स इन इंग्लिश। सो अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम के लिए या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे आपका इंग्लिश पेडागोजी पूछा जाता है, जहाँ पे भी आपके टीचिंग मेथड्स पूछे जाते हैं इंग्लिश के अंदर, तो आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। इक्वली सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस आपके मेथड से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आज मैं 7 विधियों को कवर करूँगी। GTM मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल, ऑडियोलिंगुअल, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, स्ट्रक्चरल मेथड और डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ये 7 विधियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग अप्रोचेस की वीडियो को करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इनकेस आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है, पहले की मैंने जो 6 वीडियो बनाई है, तो आप लोगों को लिंक दे दूंगी मैं कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जाके प्लीज़ चेकआउट करिएगा अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं। ओके, तो चलिए फिर इस क्लास को शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने पहले से कुछ भी नहीं लिखा है। जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, जो मैं यहाँ लिखूंगी, वो सब आपके पेपर में पूछा गया है, इसीलिए ईच एंड एवरी पॉइंट को नोट डाउन करना आपके लिए ज़रूरी है। एक अपनी कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना, जो भी पॉइंट है उनको नोट डाउन ज़रूर करना। बाकी PDF दे दूंगी, थोड़े समय बाद आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं अपने फर्स्ट मेथड से, और इसी से स्टार्ट करते हुए सारे मेथड्स को मैं ब्रीफली शॉर्ट में डिस्कस करूंगी। बहुत लॉन्ग नहीं इसको खींचेंगे, जो पूछा जाता है, जितना पूछा जाता है वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले GTM मेथड के बारे में देख लेते हैं। GTM के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो GTM की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं, और इसको हम क्लासिकल के अलावा ओल्डेस्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड कौन सा है, तो GTM है। GTM सबसे पुराना मेथड है इंग्लिश को पढ़ाने का। पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा, इसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट पूछी जाती है GTM की। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, यानी कि पढ़ाने का जो एक यूनिट है वो क्या होता है, ठीक है। तो पढ़ाने का जो यूनिट है वो वर्ड से स्टार्ट होता है। तो यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। शब्द होती है इसकी इकाई, बिकॉज हम यहाँ पे शब्दों को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड है, और यहाँ पे हम वोकैबलरी को फोकस करते हैं, ठीक है। तो जो भी हम सिखाते हैं वो वोकैबलरी से सिखाते हैं, हम वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मदर टंग होती है बच्चे की, वो डोमिनेट होती है, ठीक है। तो मदर टंग यहाँ पे पाया जाता है। और आपके क्वेश्चन जो सीटेट में आया हुआ था, वो पूछा हुआ था कि यहाँ पे किस तरह की टीचिंग की जाती है। तो याद रखना कि यहाँ पे जो टीचिंग की जाती है वो फॉर्म फोकस्ड की जाती है। कौन सी? फॉर्म फोकस्ड टीचिंग की जाती है। फॉर्म फोकस्ड का मतलब क्या समझ रहे हैं? जहाँ पे हम रूल की बात करते हैं, जहाँ पे हम रूल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं चीज़ों को ट्रांसलेट करने का, तो इसीलिए इसको कहा जाता है फॉर्म फोकस्ड टीचिंग। तो फॉर्म फोकस्ड टीचिंग कहाँ होती है? GTM में होती है, मदर टंग में पढ़ाया जाता है। और एक और क्वेश्चन आता है, ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाता है? तो जो भी तरीका होता है वो डिडक्टिव होता है, ठीक है। डिडक्टिव तरीके से ग्रामर को सिखाया जाता है, यानी कि पहले रूल बता दिए जाते हैं, पहले ही जनरलाइजेशन कर दिया जाता है, और उसके बाद हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, या फिर हम उसके बाद स्पेसिफिक जाते हैं। तो डिडक्टिव तरीका है यहाँ पे ग्रामर को सिखाने का। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि जो टेक्स्ट बुक होती है, टेक्स्ट बुक वो टीचर के हाथ में एक सोर्स होती है। तो यहाँ पे टीचर का जो मेन रिसोर्स होता है वो क्या होता है? टेक्स्ट बुक होता है। इसके अलावा टीचर बहुत सारे यहाँ पे मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ को यूज़ नहीं करता है। पुराने टाइम पे ऐसे ही पढ़ाया जाता था कि टीचर के हाथ में एक टेक्स्ट बुक है और उसी से टीचर बच्चों को सब कुछ पढ़ा रहा है। तो टेक्स्ट बुक यहाँ पे पढ़ाया जाता है, और अगर टेक्स्ट बुक पढ़ाया जा रहा है तो यानी कि जो राइटिंग और रीडिंग है उस पर बहुत फोकस किया जाता है, ठीक है। तो इसका एक डीमेरिट ये है कि जब हम यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग पे फोकस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्पीकिंग और जो लिसनिंग होता है उस पर फोकस नहीं हो पाता, पहला डीमेरिट। दूसरा डीमेरिट यहाँ पे ये है कि बच्चा यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तीसरा है कि यहाँ पे टारगेट भाषा को यूज़ नहीं किया जाता। तीसरा एक इसका डीमेरिट है कि टारगेट लैंग्वेज को यूज़ बच्चे नहीं कर पाते, और ये थोड़ी सी टीचर सेंटर्ड विधि मानी जाती है। तो यहाँ पे टीचर ही मेन होता है, वही सब कुछ करता है, तो टीचर सेंटर्ड इसको हम कहेंगे। लर्नर सेंटर्ड मेथड नहीं है। और यहाँ पे मीनिंग की बात हम नहीं करते। मीनिंग अगर मैं बोलूँ या मैं बोलूँ यूज़, तो इन सब की बात GTM में नहीं की जाती है, ठीक है। तो इतनी बात आपको GTM के बारे में याद रखनी है। एक बार और रिवाइज करते हैं।
सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, इसको हम ट्रांसलेशन कम ग्रामर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर करके ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा, तो यही इसी को कहते हैं हम, ठीक है। काफ़ी इसके अलग अलग नेम हैं। तो ट्रांसलेशन कम ग्रामर, क्लासिकल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड पूछेगा तो जीटीएम होगा। और यूनिट ऑफ टीचिंग यहाँ पे वर्ड होती है, सेंटेंस नहीं होती है, बिकॉज हम यहाँ पे वर्ड सिखाने पे पहले फोकस करते हैं। हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, पार्ट टू होल सिखाते हैं तो वर्ड पहले आ जाते हैं। वोकैबुलरी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। बच्चे की मदर टंग को यूज़ किया जाता है, यहाँ पे बच्चे की जो मदर टंग है वो यूज़ होती है, और मदर टंग में ही हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हुए बच्चों को सिखाते हैं। जो भी हमें सिखाना है उसको हम मदर टंग में ट्रांसलेट करके सिखाते हैं। फॉर्म फोकस्ड यहाँ पे टीचिंग होती है, रूल की बात की जाती है, डिडक्टिव तरीका है ग्रामर को सिखाने का, टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लिसनिंग और राइटिंग पे बहुत फोकस होता है। और इसीलिए इसकी खामियां ये है कि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने के मौके नहीं देता है, बच्चे यूज़ नहीं कर पाते हैं, थकाने वाला मेथड है, बच्चे यहाँ पे रोट मेमोराइजेशन कर लेते हैं। तो बाकी डिमेरिट आपको पता चल गया होगा कि अगर हम ऐसे पढ़ा रहे हैं तो क्या डिमेरिट होगा, मीनिंग, यूज़, इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इतना था जीटीएम के बारे में। अब देखो जीटीएम में जो भी कमियां थी, जीटीएम की जितनी भी कमियां आप देख रहे हैं कि लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस नहीं हो रहा, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं बच्चे अपने आप को, ओरल स्किल डेवलप नहीं हो रही है, और डिडक्टिव तरीका है ग्रामर को पढ़ाने का, तो इसकी कमियों को दूर करने के लिए इसके विरोध में जो विधि आई थी वो कौन सी विधि थी, डायरेक्ट मेथड थी। तो अब हम डिस्कस करने वाले डायरेक्ट मेथड के बारे में। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो अब देखो इसके विरोध में जो आई वो आई डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो है उसका जो कंसेप्ट है वो मैक्सिमिलियन बर्लेट्स ने दिया था। तो डायरेक्ट मेथड के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है वो देख लेते हैं। तो पहले तो इसको हम रिफॉर्म मेथड बोलते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, रिफॉर्म कहा जाता है, रिफॉर्म मेथड। क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये जीटीएम के विरोध में आया था। तो इसको एंटी ग्रामेटिकल भी बोला जाता है, एंटी ग्रामेटिकल, रिफॉर्म मेथड। तो ये दो नाम है। इसके अलावा नेचुरल मेथड भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल मेथड, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है कि हमने देखा कि जीटीएम में हम किससे पढ़ा रहे हैं, हम जीटीएम में बच्चे की मदर टंग को यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ना मदर टंग जो होती है बच्चे की, जो उसकी मातृभाषा है, उसको यूज़ यहाँ बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो मदर टंग को यहाँ बैनिश किया जाता है, ठीक है। मदर टंग इज बैनिश्ड, मदर टंग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। कौन सी भाषा यूज़ होती है, टारगेट लैंग्वेज यूज़ होती है। तो आपको याद रखना है कि नेचुरल मेथड में हम टारगेट लैंग्वेज में सिखाते हैं, यानी कि जो भी आपको सिखाना होता है आप उसको नेचुरली ही सिखाते हो, आप उसके बीच में मदर टंग को नहीं लाते। जैसे सपोज मुझे अगर इंग्लिश सिखाना है तो इंग्लिश को मैं इंग्लिश से ही सिखाऊंगी, यानी कि इंग्लिश को मैं मदर टंग से ना सिखा के इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हुए सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेन गोल होता है बच्चे की स्पीच एबिलिटी को विकसित करना। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे बच्चे की स्पीच एबिलिटी विकसित होती है, ओरल से पढ़ाया जाता है, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर के थ्रू टीचर यहाँ पे बच्चों को इंगेज करता है। तो इसका एक प्रोसीजर क्या होता है कि टीचर को जो भी पढ़ाना होता है वो सेंटेंस से शुरू करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, यूनिट है, सेंटेंस क्या है, यूनिट है टीचिंग की। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्ट मेथड की यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, तो सेंटेंस होगा, क्योंकि टीचर को जो भी सिखाना होता है वो वाक्यों को पहले सिखाता है और शब्दों को बाद में सिखाता है। यहाँ पे टीचर एक्टिविटी का सहारा लेता है, यहाँ पे टीचर पिक्चर का सहारा ले सकता है, एक्टिविटी का सहारा ले सकता है, डायग्राम का, फ्लैश कार्ड का सहारा लेके जो भी एक्टिविटी है उससे टीचर बच्चों को सिखाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा कि यहाँ पे ग्रामर को पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या होता है, इंडक्टिव होता है। यानी यहाँ पे हम एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हैं, और हम यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं, और बच्चों को यहाँ पे मौके मिल रहे हैं ओरल बोलने के। तो लिसनिंग स्पीकिंग यहाँ पे ज़्यादा विकसित होती है, टारगेट लैंग्वेज यूज़ हो रही है यहाँ पे, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ मदर टंग, बिल्कुल भी उपयोग यहाँ पे मदर टंग का बच्चे नहीं करते हैं। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे अपने आप को ज़्यादातर एक्सप्रेस कर पाते हैं, चीज़ों को नेचुरली यहाँ सीखते हैं, तो इसलिए इसको डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। तो इतनी बात आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में याद रखनी है। अब आते हैं बाइलिंगुअल मेथड। अब देखो डायरेक्ट मेथड में भी कुछ कमियाँ थी,
इसको दूर करने के लिए क्या आया, बाइलिंगुअल आया। ठीक है, अब देखते हैं बाइलिंगुअल मेथड की क्या क्या विशेषताएं हैं। आप साथ के साथ अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहना और स्क्रीनशॉट आप लेते रहना, सो दैट आप भूले ना जो भी मैं यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, तो अब आता है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल देख लो क्या होता है। बाइलिंगुअल मेथड जो है ये दिया किसने, सीजे डॉटसन ने। तो ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है, किसने दिया बाइलिंगुअल मेथड, सीजे डॉटसन। ये क्या होता है, ये है एक मिडवे, इसको कहते हैं मिडवे या फिर ब्रिज बिटवीन टू मेथड्स। सो क्या है बाइलिंगुअल मेथड, क्या है, एक मिडवे है या फिर इसको हम ब्रिज कहते हैं, किसके बीच, दो मेथड के बीच। यानी कि जो जीटीएम है और जो अभी हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम क्या करता है, बाइलिंगुअल करता है। ठीक है, यानी कि इस विधि की विशेषता ये हुई कि यहाँ पर दोनों भाषाओं को यूज़ किया जाता है। जीटीएम में हमने देखा कि हम मदर टंग को यूज़ कर रहे थे और डायरेक्ट में हमने देखा कि हम टारगेट भाषा को यूज़ कर रहे थे। तो क्या होता है कि टारगेट लैंग्वेज एंड मदर टंग दोनों का यूज़ कहाँ किया जाता है, बाइलिंगुअल में किया जाता है। दोनों का यूज़ हम बाइलिंगुअल में करते हैं। और बाइलिंगुअल की खासियत क्या है कि अगर यहाँ पे बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो टीचर वहाँ पे बच्चों की भाषा को यूज़ करके इस विधि को उपयोग करता है। तो यहाँ पे ओनली टीचर यूज़ करता है मदर टंग। ठीक है, ये याद रखना, ओनली टीचर यूजेस मदर टंग। चिल्ड्रन यहाँ पे जो भी बच्चे हैं वो मदर टंग को यूज़ नहीं करते हैं, केवल टीचर यूज़ करता है। और कब करता है, जब टीचर को लगता है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर वक्त टीचर यहाँ पे मदर टंग का यूज़ बाइलिंगुअल में नहीं करता है। उसको लगता है कि बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तभी वो ट्रांसलेट करता है उसकी मदर टंग में, अदरवाइज टीचर यहाँ पे नहीं करता है, कभी कभी यूज़ करता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मदर टंग का यूज़ नहीं करते हैं इस विधि में। तो ये था बाइलिंगुअल के बारे में। आप दो भाषाओं को यूज़ कर रहे हैं, मदर टंग भी यूज़ कर रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे इसको मिडवे कहा जाता है, ये याद रखना। ये ब्रिज का काम करता है दोनों विधियों के बीच में। तो दोनों विधियों का मिला जुला जो सम्मिलित रूप है वो क्या है, बाइलिंगुअल मेथड है। नाम से ही लग रहा है द्विभाषी, दो भाषाएं जहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। मेनली यहाँ पे नाम पूछा जाता है, ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड के बारे में, और बाकी इतना ही पूछा जाएगा, इससे अधिक नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऑडियो लिंगुअल के बारे में। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल की के से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो रिसेंट जो आपका सीटेट हुआ सीबीटी ऑनलाइन वाला, उसमें पूछा गया है। तो मैं बता देती हूँ क्या क्या आया हुआ था ऑडियो लिंगुअल में, क्या क्या आता है। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल के बारे में पहले तो इसका दूसरा नाम याद रखना। ऑडियो लिंगुअल को कहा जाता है आर्मी मेथड। ठीक है, तो दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्मी मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हम बात करते हैं हैबिट फॉर्मेशन की। किस पे, हैबिट फॉर्मेशन की बात करते हैं। और ये विधि मानती है कि भाषा सीखना क्या है, एक हैबिट फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, आदत निर्माण की प्रक्रिया कहा गया ऑडियो लिंगुअल मेथड में। कि जो भी व्यक्ति भाषा सीखता है वो अपनी आदतों से सीखता है, हैबिट को बना के सीखता है। तो इस विधि में सबसे ज़्यादा फोकस हैबिट फॉर्मेशन पे किया गया। और वर्ल्ड वॉर के दौरान ये विधि आई थी, वर्ल्ड वॉर के दौरान इस विधि को लाया गया था। और इसमें करते क्या है हम लोग, यहाँ पे लैंग्वेज को सीखने का जो प्रोसेस होता है, जो लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, यहाँ पे LSRW होता है। ठीक है, यही प्रोसीजर अपनाया जाता है। और यहाँ पे जब हम लिसनिंग से बात करते हैं, जब हमने बात की लिसनिंग से, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, ओरल ड्रिल किया जाता है। तो ये पॉइंट्स जो मैं लिख रही हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे सुनने के मौके ज़्यादा देते हैं, तो ओरल ड्रिल ज़्यादा करवाई जाती है, रिपीटिशन ज़्यादा कराई जाती है। ठीक है, रिपीटिशन से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, ड्रिल से सीखते हैं, या फिर लिसनिंग से, लिसनिंग प्रैक्टिस से ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है प्रोनाउंसिएशन पे। तो ये विधि जो है हैबिट बनाने पे फोकस करती है, बार बार रिपीट करवाते हैं चीज़ों को हम लोग। ठीक है, और लैंग्वेज को कॉन्टेक्चुअली ही यूज़ किया जाता है, यानी संदर्भ में ही यूज़ किया जाता है। लेकिन
इसका मेजर ये डिमेरिट है कि बहुत ज़्यादा रिपीटिशन होती है। जैसे आपने थॉर्नडाइक की थ्योरी की होगी, बिहेवियरिज्म की जितनी भी आप थ्योरीज देखते हैं तो बिहेवियरिज्म पे आधारित है ये विधि। ये विधि किस पे आधारित है? जैसे जहाँ पे हैबिट का नाम आ गया, आप आदत निर्माण कर रहे हैं तो आप कौन सा याद रखोगे? बिहेवियरिज्म, ठीक है। बिहेवियरिज्म पे आधारित ये विधि थी और इसको हैबिट निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है। आदत बच्चों की निर्माण की जाती है, बहुत ज़्यादा रिपीट करें वो। ओरल, रिपीटिशन, लिसनिंग और स्पीकिंग पहले शुरू की जाती है यहाँ पे, और लिसनिंग स्पीकिंग से जब हम रिपीट करवाते हैं, बार बार रिपीटिशन कराते हैं, और यहाँ पे कई सारे ड्रिल कराते हैं। क्वेश्चन आंसर ड्रिल आप करवा सकते हो, ठीक है, सब्सटीट्यूशन ड्रिल करा सकते हो। तो जितने भी टाइप के ड्रिल होते हैं, जितने भी तरह तरह के अभ्यास कार्य होते हैं, वो यहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है। तो ये था ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्मी मेथड, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये जितनी चीज़ बता रही हूँ इतनी ही आपको पढ़नी है ना। अगर आप इनके बीच डिफरेंस इतना इतना भी समझ गए हो तो भी आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करके आओगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टीपीआर मेथड के बारे में। तो व्हाट इज टीपीआर? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके सीटेड डालता है यहाँ से। तो टीपीआर जो है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है। किसने दिया इसको? जेम्स एशर ने दिया, ठीक है। किसने दिया? जेम्स एशर ने इसको दिया है, नाम याद रखना जेम्स एशर का। और यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे बेसिकली फोकस जो होता है वो बच्चे की मोटर एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो जो मैं वर्ड्स लिख रही हूँ उसका मतलब ये आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो मोटर एक्टिविटी आ जाएगा पेपर में, या फिर आ जाएगा फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी से बच्चे सीख रहे हैं, या फिर आ जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो, या फिर चिल्ड्रन लिसन टू टीचर्स कमांड। ये जो वर्ड आया कमांड, बच्चे क्या करते हैं? टीचर के, जो भी टीचर बोलता है उसके कमांड को बच्चे यहाँ सुनते हैं। तो यहाँ पे लिसनिंग काम पहले होता है। मान लो यहाँ पे स्टूडेंट है छोटे छोटे, टीचर यहाँ पे जो भी बच्चों को यहाँ कमांड देता है, ये टीचर है, ठीक है। टीचर बच्चों को जो भी कमांड देता है बच्चे वैसा ही करते हैं, ठीक है। जैसा टीचर बोलता है वैसा वैसा बच्चे करते हैं। जैसे एनिमल पे कोई चैप्टर टीचर ने पढ़ाया, जो टीचर बोलेगा जिस एनिमल की नकल करनी है, बच्चे वैसे ही कमांड को फॉलो करते हुए, सुनते हुए वैसा ही करते हैं। तो ये जो विशेषता ये टीपीआर की होती है, जहाँ पे बच्चे अपने फिजिकल एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी से सीखते हैं। टीचर जैसा बोलता है उसको बच्चे सुनते हैं कमांड को, एंड उसी के अकॉर्डिंग बच्चे एक्ट करते हैं, एक्ट अकॉर्डिंगली टू द कमांड ऑफ टीचर। जो भी टीचर कमांड किया बच्चे वैसे ही उसको करते हैं, जेम्स एशर ने दिया। तो यहाँ दो चार वर्ड क्या है? मोटर एक्टिविटी से सीखना, फिजिकल एक्टिविटी से सीखना, यहाँ पे कमांड को फॉलो किया जाता है, ठीक है, जैसा टीचर ने बोला वैसा वैसा। तो यहाँ पे इसका सबसे बड़ी खामी ये है कि ये टीचर सेंटर्ड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, टीचर सेंटर्ड हो जाता है, बिकॉज टीचर ही यहाँ पे सारा कुछ डिसाइड करता है, उसको बच्चे फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये जो विधि है वो लोअर लेवल के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है, लोअर लेवल पे अच्छी है। बहुत बड़े लेवल पे हम इस विधि को फॉलो नहीं करते हैं। केवल जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मोटर एक्टिविटी से सिखाने के लिए, सेंसेस से, कोऑर्डिनेशन से सिखाने के लिए हम यहाँ पे इस विधि को यूज़ करते हैं। तो एक और वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यहाँ पे हैंड मूवमेंट, हैंड और बॉडी, और जो भी उनका एक बॉडी एरिया है उसके कोऑर्डिनेशन पे फोकस किया जाता है। तो ये है आपका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी अपने बच्चे अपने फिजिकल रिस्पॉन्स के आधार पे यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल मेथड के बारे में। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल मेथड में क्या आपको पढ़ना है। इससे तो ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, मैं जब अप्रोच कराऊंगी तो इसको थोड़ा और डिस्कस करूंगी। हालांकि मेथड अप्रोच सेम ही होता है, तो देख लेते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चरल क्या होता है? यहाँ पे आप क्या सिखाते हो? स्ट्रक्चर सिखाते हो, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? किसी भी सेंटेंस में जो भी आप फ्रेजेस देखते हो उसका अरेंजमेंट, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है।
आई सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोइंग टू स्कूल, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्ट्रक्चर। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम स्ट्रक्चरल अप्रोच में सिखाते हैं। सिखाने का तरीका क्या होता है, स्ट्रक्चर्स को कैसे सिखाया जाता है, एक वर्ड याद रखना, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। ये दो वर्ड ऐसे हैं जो पेपर में आए हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल का ध्यान रखा जाता है, चयन का और ग्रेडेशन का सिद्धांत। यानी किसी भी मटेरियल को आप सेलेक्ट करते हो और ग्रेड करते हो, है ना। 275 हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, यहाँ पे ग्रेडेड स्ट्रक्चर सिखाते हैं, ठीक है। एंड 3000 रूट वर्ड्स इस मेथड में सिखाने पे फोकस किया जाता है। नंबर याद रखना, कितने ग्रेडेड स्ट्रक्चर सिखाता है टीचर, 275 स्ट्रक्चर्स को सिखाता है। मतलब जैसे मैंने ये एक स्ट्रक्चर बताया, आई एम गोइंग टू स्कूल, इसी तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, शब्द के आधार पे हो सकते हैं, जो भी आप फॉर्म रूल की बात करते हो वो सब हम यहाँ सिखाते हैं। और क्या होता है यहाँ पे, और याद रखना कि यहाँ पे जो सिखाने का तरीका है वो बेसिकली मीनिंगफुल होता है, ठीक है। याद रखना, सिखाने का तरीका जो है वो मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में सिखाया जाता है। मान लो आपको ये आपको फॉर्म सिखाना है या ये आपको स्ट्रक्चर सिखाना है, इसको आप कैसे सिखाते हैं, फॉर्म को आप मीनिंगफुल तरीके से सिखाते हैं, ठीक है। तो मीनिंगफुल सिखाया जाता है और ड्रिल यहाँ पे कराई जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। ड्रिल और प्रैक्टिस, अभ्यास कार्य बार बार स्ट्रक्चरल में कराया जाता है। जो भी स्ट्रक्चर है उसको आप सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन से सिखाते हो। ग्रेडेशन से सिखाने के साथ साथ हम मीनिंगफुल सिचुएशन में उस चीज़ को सिखाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और ये विधि जो है बेसिकली इस विधि का उपयोग लोअर लेवल पे किया जाता है। हायर लेवल की अगर मैं बात करूँ तो हायर लेवल पे ये विधि अच्छी नहीं मानी जाती है, बिकॉज यहाँ प्रैक्टिस रिपीटिशन ज़्यादा हो रहा है। तो हम छोटे लेवल पे ये काम ज़्यादा करते हैं कि हम रिपीट करा रहे हैं बच्चों को बार बार। हायर लेवल के लिए ये विधि नहीं अच्छी मानी जाती है, इतनी रिपीटिशन हम हायर लेवल पे नहीं कराते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर, 3000 रूट वर्ड, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन प्रिंसिपल का ध्यान स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्ट्रक्चरल मेथड में करा जाता है। और मीनिंगफुल सिचुएशन में बच्चों को हम स्ट्रक्चर सिखाते हैं। जैसे अगर मुझे सेंटेंस सिखाना है, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो मैं एक सिचुएशन क्रिएट करके इस चीज़ को सिखाऊंगी और फिर मैं इसकी प्रैक्टिस बार बार कराऊंगी। तो यानी कि प्रैक्टिस हो रही है, ड्रिल हो रही है, रिपीटिशन हो रही है, बट मीनिंगफुली हो रही है, ठीक है। ये याद रखना। तो यहाँ पे हो गया स्ट्रक्चरल का। अब हम चलते हैं लास्ट विधि की तरफ, विच इज डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ये कई बार सीटेट में अगर मैं लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करूँ तो पेपर में आया हुआ है, इसीलिए इस मेथड को मैंने यहाँ ऐड किया है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड इज ऑल्सो नोन एज रीडिंग मेथड। इसमें एक बात याद रखना कि इसको हम क्या कहते हैं, रीडिंग मेथड भी बोलते हैं। और ये किसने दिया, डॉक्टर वेस्ट ने दिया। तो इनके जो देने वाले प्रोपाउंडर है वो डॉक्टर वेस्ट ही हैं। नाम याद रखना किसने दिया, डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट करके पूरा नाम आएगा। इतना याद रखना कि इन्हीं के नाम पे ये मेथड पड़ा है। रीडिंग मेथड बोला जाता है इसको। और फोकस किस पे किया जाता है, अब आपको लग गया होगा नाम से, फोकस किस पे है, रीडिंग पे है। तो यही इस मेथड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इस मेथड का दूसरा नाम पूछा जाता है क्या है, तो रीडिंग मेथड है। इस मेथड को किसने दिया, डॉक्टर वेस्ट ने दिया। क्या फोकस किया जाता है, तो ये कहते हैं कि रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इस विधि में रीडिंग को क्या माना, इम्पॉर्टेंट माना। इन्होंने कहा कि हम जब भी कोई चीज़ रीड करते हैं तो रीडिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा साइलेंट रीडिंग को फोकस किया है, ठीक है। तो साइलेंट रीडिंग इन्होंने इंपॉर्टेंट बोला। इन्होंने बोला कि हम जब साइलेंट रीडिंग करते हैं तो ये लीड करता है हमें और स्किल्स को सीखने के लिए। तो मतलब इनके कहने का अर्थ ये था कि अगर हम रीडिंग करेंगे, एक बच्चे को अगर आप शुरू से रीडिंग करवाते रहोगे तो आगे चल के जो अदर स्किल्स है वो उसमें भी उतना ही अच्छा होगा। रीडिंग को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया इस विधि में। तो इनका नाम है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, रीडिंग मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। इतना ही अभी तक पूछा गया है और इतना ही याद रख लो, इससे अधिक नहीं आएगा, है ना। और बाकी विधियाँ सारी डिस्कस हमने कर ली है ऑलरेडी। जीटीएम, डायरेक्ट, बाइलिंगुअल, ऑडियोलिंगुअल, टोटल फिजिकल, स्ट्रक्चरल और डॉक्टर वेस्ट, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ
जो बुक है इसकी जो कंप्लीट जो भी पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे है बट मैं दोबारा दे दूंगी। एंड आई होप कि आपने आज के सेशन से सारी चीज़ें समझ ली होंगी, आपने खुद के नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। इन केस कोई डाउट रहता है, एनीथिंग, कोई फीडबैक अगर आपको देना हो पूरे चैप्टर को लेकर के, तो आप प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के साथ। एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिफोर गोइंग। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।